इस सत्र की सभाध्यक्ष भी आपका थोड़ा बुंदेलखंड का प्रेम थोड़ा हिंदुस्तान में फिट नहीं होता है निश्चित तौर से बुंदेलखंड का थोड़ा प्रेम अलग है। सत्र की अध्यक्ष श्रद्धेय चंदा जी जो विदुषी हैं, हमारी अग्रजा हैं, उनके चरणों में नमन। सबसे पहले मैं गुरुवर, जैसा कि शरद जी कह रही थी, मैं भी दुबे साहब विराजमान हैं और हम सबके गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। जैसे हमारे बच्चे बैठे हैं, सभी बच्चों को भी एक सर के सामने बोलने में थोड़ा झिझक लगती है, अकेले में खूब बात करते हैं और हमारे गार्जियन बैठे हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा सा, तो मैं उनको नमन करते हुए मंच पर शरद जी जिन्होंने बहुत अच्छा तैयारी की, वो बोला तैयारी के साथ जो है निश्चित तौर से बड़े आयोजक के सामने बड़ा संकट होता है। त्रिपाठी जी की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी, हमें सर चिंता नहीं करो, बुंदेलखंड के लोग हैं, हम तीनों प्रकार की पूजा कर लेते हैं, पंडित जी विराजमान हैं, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल। क्योंकि बच्चे भी परेशान और तमाम उनके चेहरे में बाँच रहा था, तो वो उन चेहरों को देखते हुए कि आप परेशान बिल्कुल ना हो, जैसी आपकी ज़रूरत हो कि वैसा मैं तीनों प्रकार की पूजा कर लेता हूँ, अनुभव के संसार में आता आ गया कोई दिक्कत नहीं। सुजाता जी ने बहुत अच्छी बात रखी, अपना अनुवाद कर्म को लेकर के और तमाम सब चीज़ों को लेकर के व्यवस्थित ढंग से बात की। खुशी होती है कि निश्चित तौर से हमारी आगे जो पीछे पीढ़ी आ रही है वो एक अच्छा काम कर रहेगी और निश्चित तौर से उनको शुभाशीष और शुभकामनाएं। संजय जी ने बहुत अच्छे ढंग से अनुवाद को लेकर के बात रखी और सभागार में मौजूद हैं गजाधर भाई साहब, त्रिपाठी जी, छोटे भाई भारती जी, निधि जी, सबको, त्रिपाठी जी, भाई नीरज, आशुतोष जी, ये सब छोटे भाई हमारे जितने भी हो, बच्चों, बहुत सारी बातें, लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए सबको। मैं जो विषय है, अभी आपने लगातार रांगे राघव जी के उनके ऊपर कृतित्व को सुना, व्यक्तित्व को सुना, बहुत अच्छे से सुना और निश्चित तौर से उनको हम याद कर रहे हैं। जो अभी शरद जी ने संकट बताया, मुझे भी संकट वही था जो त्रिपाठी जी ने कहा कि एकदम से बदल दिया, तो मैंने इनसे कहा कि भाई ठीक है, बात उसी के बात करते करते हम अपनी जो बात है वही कहेंगे। हमारी बात, क्योंकि सेमिनार का जो टॉपिक है वो इतिहास, कथा, आश्रित हिंदी कथा लेखन के परिप्रेक्ष्य में रांगे राघव, तो भाई निश्चित तौर से रांगे राघव की चर्चा, कथेतर साहित्य की चर्चा, रिपोर्टाज की, अनुवाद की, उनके उपन्यासों की, उनकी कहानियों की तमाम चर्चाएं अभी लगातार आपने सुनी हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखते हुए मैं बुंदेलखंड को लेकर के थोड़ी बात करूंगा कि बुंदेलखंड के वो कौन कौन से ऐतिहासिक पात्र हैं, वो कौन सा इतिहास है जो हिंदी कथा साहित्य के माध्यम से आया है, जो हमारे बच्चों के लिए खासतौर से उपादेय होगा, हम सबके लिए थोड़ा सा जो बन सकेगा टूटा फूटा, उसको और आप बात रखने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जैसे अभी चर्चा हुई थी, आदरणीय दुबे जी ने इशारा किया था कि बिंदालाल वर्मा जी की बात। अब वर्मा जी ने आप सबको पढ़ा है, तो लगातार छोटी कक्षाओं से हिंदी साहित्य के इतिहास में, उपन्यास के इतिहास में हर जगह दर्ज है कि ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले, जिन्हें वाल्टर स्कॉट तक कह दिया गया और कहा तमाम सब चीज़ें कहीं, लेकिन उन्होंने लिखा क्यों? उनकी अपनी कहानी आप सब ने पढ़ी होगी, उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि ऐतिहासिक उपन्यास क्यों लिखे। उन्होंने लिखा है, स्वयं उन्हीं की अपनी कहानी से है कि उनको किसी में एक सभा में गए और सभा में एक तथ्य प्रस्तुत किया गया कि बुंदेलखंड के लोग हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, क्यों? या भारत के लोग हार जाते हैं, भारत का संदर्भ प्रयोग किया है कि गर्म देश के लोग हैं और यूरोपियन लोग इसलिए जीत जाते हैं कि वो ठंडे देश के लोग हैं। ये एक मिसपरसेप्शन से कहें, गलत अवधारणा उनके संदर्भ में संगोष्ठी में प्रस्तुत किया गया। उनको लगा कि कैसी अवधारणाएं हैं, कैसा प्रचार दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भारत के लोग गर्म देश के हैं और वो ठंडे देश के हैं, इसलिए ज़्यादा मजबूत हैं और ज़्यादा हम हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर उस पर लेकर के लिखा अपनी कहानी में। हमने ऐतिहासिक चरित्रों को, इतिहास को खंगालना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते उन्होंने पाया, फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि हम इसी इतिहास को लेकर के लिखेंगे और अपनी बात को कहीं ना कहीं केवल इतिहास नहीं, जो अभी सुबह आशुतोष जी ने कहा था कि इतिहास केवल इतिहास नहीं है, उस कालखंड का सारी चीज़ें जो गैप है वो सारी चीज़ों को भरने की कोशिश करें। तो बिंदालाल वर्मा जी के माध्यम से लेकर के हम कोशिश करेंगे कि संक्षेप में, क्योंकि समय कोशिश वही करके छोटी प्रकार के 20 मिनट में अधिकतम ख़त्म करने की बात करेंगे। बहुत सारे उपन्यास हैं, मैं शुरुआत करूं गढ़कुंडार से, सबने पढ़ा होगा। बुंदेलखंड है, बुंदेलों से जुड़ा हुआ है वो।
उसके संदर्भ में बहुत मिसपरसेप्शंस थे, बहुत सारे थे कि खंगारों का था शासन था, सारे इतिहास संबद्ध बातें हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आई हैं आप सबको पता है, जातिगत हीनता या वहाँ उस कालखंड का जो तमाम प्रकार राष्ट्रीय भावना का अभाव और ख़ासतौर से आश्रयदाताओं के लेकर के कहा एक प्रकार से दगाबाजी से कहें, विश्वासघात और खंगारों के तमाम प्रकार के अत्याचारों को लेकर के जो बात खड़ी होती है उस उपन्यास के अंदर, मैं इसलिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि उसमें पूरे उपन्यास को उन्होंने तथ्यों पर ढंग से रखा है। जो राजपूत जाति से, संयोग से मैं राजपूत हूँ और संयोग से बुंदेलखंड के बुंदेलखंड में दो प्रकार के राजपूत होते हैं, 36 के और 3 के, इस प्रकार से तमाम चर्चाएं होती हैं उस पर। इसलिए वो उपन्यास महत्वपूर्ण है, वहीं से डिवीजन शुरू होता है। इसके पहले राजपूतों में डिवीजन नहीं था, बुंदेलखंड में सब बराबर थे। लेकिन जब सोहनपाल की बेटी का जब वो तमाम संघर्ष होता है खंगारों से, वो संदेश भेजते हैं परिहारों को, तो परिहार बहाना बना करके टाल देते हैं। और जो राजपूत रहते हैं भदौरिया, तमाम उस कालखंड कछवाए, उनके संदर्भ में तमाम उसमें जिक्र आया है। और साथ देने वाले जो उस कालखंड के करेरा और उसके आसपास का जो उसमें जिक्र आया, परमार, चौहान जिन्हें हम धंधेरा कहते हैं, वहीं से रोटी बेटी का संबंध शुरू होता है। और वहीं से डिवीजन, उन्होंने जिनने साथ नहीं दिया वो अलग हो गए, जिन्होंने साथ युद्ध में दिया वो 3 के कहलाने लगे, बाकी 36 के कहलाने लगे। क्योंकि बाकी तो आप सबको पता है चंदेलों का शासन कितना स्वर्णिमुख था यहाँ पर। उसके बाद तमाम परिहारों का यहाँ पर प्रभुत्व रहा, बहुत सारा शकों का रहा, वैश्यों का कन्नौज इतिहास में आप जाएंगे तो मेरा कहने का आशा है कि वहाँ गढ़कुंडार की उन तमाम तथ्यों को बिंदालाल वर्मा जी ने नए ढंग से, कथात्मक ढंग से उन सारी चीज़ों को लिखने का प्रयास किया है। केवल उसमें नहीं, विराटा की पद्मिनी को आप उठा के देख लें। एक एक उपन्यास की चर्चा करेंगे तो समय बहुत लगेगा, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ। झांसी की रानी की बात सर ने की थी, एक काल्पनिक पात्र की चर्चा, और काल्पनिक से कैसे वास्तविकता, कल्पना कैसे वास्तविकता के नज़दीक जाती है और एक वो बढ़ जाती है, वो सारे संदर्भों में अपनी कहानी के बारे में बात आई। वो उपन्यास भी अद्भुत है, उसमें उन्होंने बहुत शोध किया उनके, क्योंकि उनके परिवार के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। जो उसमें आपने पढ़ा होगा कि मौरानीपुर के जो उनके ग्रैंडफादर थे वो कहीं ना कहीं उसमें जुड़े हुए थे। तो वो सारी चीज़ों को लेकर वो उसमें 4 भाग अलग अलग आते हैं। तो इन तथ्यों को आप देखेंगे तो चाहे झांसी की रानी की बात करें, कचनार की बात करें, मृगनयनी तो अद्भुत ही है। अब सारे ऐतिहासिक चरित्र हैं, उन चरित्रों में, उन ऐतिहासिक चरित्रों में उनमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बुंदेलखंड का जो वीरत्व भाव है, जो स्वाभिमान है और नारी के प्रति जो श्रद्धा है और नारी का जो प्रेम है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बुंदेलखंड के आवाज़ को आत्मसात करते हुए उन उपन्यासों में भरने का प्रयत्न किया है, जो और दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। इसी अंचल के होने के कारण उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें साबित किया है। मृगनयनी के अलावा आप देखें वर्मा जी के एक दुर्गावती को लेकर के उन्होंने उपन्यास लिखा, अहिल्या देवी को वर्मा जी ने लिखा, भुवन माधव महाजी सिंधिया लिखा, माधव जी सिंधिया भी लिखा। ये सारे के सारे उपन्यास, महारानी दुर्गावती आप सबको परिचित हैं, अवंतीबाई पर उपन्यास लिखा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे उपन्यास, चाहे कीचड़ और कमल जो बात हो, चाहे देवगढ़ की मुस्कान की बात हो, ये सारे के सारे उपन्यास कहीं ना कहीं वर्मा जी ने बुंदेलखंड के उन तमाम गुमनाम जो थे, क्योंकि आज भारतीय ज्ञान परंपरा की बात हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन ऐतिहासिक उपन्यासों में केवल वर्मा जी नहीं, एक पूरी की पूरी श्रृंखला है बुंदेलखंड में। एक वर्मा जी तो एक अगुआ हैं, उनके एक प्रतिनिधि हैं। आज इन्हीं के समकालीन एक अंबिका प्रसाद दिव्य नाम आता है, आप अजयगढ़ के थे, आप सब जानते होंगे, बहुत सारे लोग। उनके पुत्र बहुत दिन पहले किंजल जी यहीं थे, अब स्वर्गवासी हो गए, वो लगातार काम करते रहे। आनंद जी ने उनके साथ बहुत काम किया। उन्होंने अजयगढ़ के आदरणीय खरे जी बैठे हैं, उनके जानते होंगे। सारे ऐतिहासिक पात्रों को लेकर बेलकली को पढ़िए आप, उनका पन्ना नरेश अमान सिंह को पढ़िएगा। अमान सिंह का राछड़ो है और उनका उपन्यास उन्होंने लिखा किस तरह से यहाँ के राजा महाराजा, तो उसमें केवल राजे महाराजाओं को चर्चा नहीं है, उनके चरित्र की चर्चा नहीं है, समकालीन जो तत्कालीन वहाँ का जनजीवन है, जो दशा है, सामाजिक दशा है, अंतर संबंध है, मजदूरी है, कैसी खेतीबाड़ी है, उनके किस प्रकार से हमारी सामाजिक समरसता है, वो सारा का सारा दस्तावेजीकरण उसमें है। केवल राजनीतिक इतिहास नहीं, कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास भी उन्होंने दर्ज करने की कोशिश की है। एक और उनका उपन्यास है, वो छतरपुर के लिए, खासतौर से बुंदेलखंड के बच्चों के लिए, यहाँ का महाभारत कहा जाता गठेउरा का युद्ध। छत्रसाल के पराभव के बाद महाराज
पन्ना के वहाँ राजा बेनी हजूरी, उन दोनों के बीच में संघर्ष होता है, उनके बीच में वहाँ एक युद्ध होता है। छतरपुर के पास एक गांव है गठेौरा, वो बुंदेलखंड महाभारत है, उसको लेकर के भी इन्होंने एक नॉवेल लिखा है। ये इसलिए कि जो बच्चे बैठे हैं वो उसको लेकर के पढ़ें, देखें कि आप सागर में बैठे हैं, बुंदेलखंड में कितना क्या है अभी बिखरा पड़ा है। उसमें रानी दुर्गावती को लेकर के लिखा। हमें याद आते हैं इसी विश्वविद्यालय के कुलपति थे हम लोग, आदरणीय भाई साहब कहते थे शिव कुमार श्रीवास्तव जी। इतिहास की बात करते हैं उनका, पढ़ लीजिए कठपुतलियों का दौर। इमरजेंसी से लेकर के उस कालखंड के इतिहास को पढ़ना है तो कठपुतलियों के दौर के बिना आप उसे नहीं समझ सकते हैं। भी इतिहास यहीं आप देखिएगा। निधि आपके सामने बैठी हैं, आई हैं अभी। इनका एक उपन्यास आया प्रवीणा, जो प्रवीण राय को लेकर के जो तमाम उस कालखंड का ओरछा नरेश का चर्चा है, उसमें उन्होंने जो अभी बात हुई थी, रचनाकार इतिहास के तथ्यों को अपनी कल्पनाशीलता से कैसे उसको अलग ढंग से करता है। तो इन्होंने एक सोच, महिला की सोच क्या हो सकती है। अब प्रवीण राय के खिलाफ एक कैरेक्टर खड़ा किया। प्रवीणा वो काल्पनिक है, वास्तविक है, लेकिन इतिहास तो आप देखिए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हमें याद बैठे हैं सामने आशुतोष जी, इनकी चर्चित कहानी आप सबने पढ़ी होगी हंस में, ओरछा को लेकर के ही कितनी मेहनत की। तो सारे के सारे कैरेक्टर्स के संदर्भ में आप देख, इनके संदर्भ में समझना चाहूँगा। हमें याद आते हैं महेंद्र फुसकेले, कबूला पुल, और एक उनका और उपन्यास है यहीं सागर के थे, मैं तो वैसे ही अतर में भींजी। आप उसको पढ़िएगा तो वो कैसे इस बुंदेलखंड के उन गुमनाम लोगों के जो मजदूरी करते हैं, जिनका कोई इतिहास लिखने वाला नहीं है। हमेशा इतिहास कंगूरों का लिखा जाता रहा, आज भी लिखने की परंपरा है। तो उन जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं उनको समझने के लिए यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। अभी राजनारायण बोहरे लिख रहे हैं, दया जी लिख रही हैं। अभी बात हो रही थी पिछले पन्नों की औरतों की, केवल पिछले पन्ने की औरतें नहीं, और सारी चीज़ें भी हैं जो, तो आप जी इन सब को देख करके, इनके उपन्यासों को देख करके, इनके कहानियों को देख करके, 2-3 नाम और मैं याद दिलाना चाहूँगा। एक नाम आता है, आगरा के हैं वर्मा जी, राम गोपाल वर्मा नाम साहब। वो अभी 1842 को लेकर के, बुंदेलखंड को लेकर के लिख रहे हैं। इसके पहले उन्होंने लखनऊ के और बुंदेलखंड के 2-3 उपन्यास, दुर्गावती को लेकर के भी उपन्यास लिखा है, उसको आप पढ़ें, देखें, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। नरब्रत प्रसाद गुप्त का आल्हा पूरा उपन्यास ही है। लोकविद तो बाद में हुए, 1966 में उनका उपन्यास आता है आल्हा के नाम से। सर का बाकी लोकविद हैं, आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, दाखिल खारिज पढ़िएगा। बुंदेलखंड के गांव के इतिहास को समझना है। एक किसान कैसे दाखिल खारिज कराने के लिए कितनी उसकी जूतियां घिसती हैं, कैसे क्या होता है। तो मैं कहने का आशा है, चाहे गोविंद मिश्र की बात हो, चाहे अन्य प्रेमचंद याद आते हैं। अब प्रेमचंद इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बुंदेलखंड में काम कर रहा हूँ, पत्र का बुंदेली बसंत निकालता हूँ, उसमें पिछले साल हमने उनकी हरदौल कहानी छापी, लंबी कहानी है। इसलिए पुनर्प्रकाशन किया कि जो तथ्य अलग ढंग से लोक में प्रचलित है, लेकिन प्रेमचंद उसे दूसरे ढंग से देखते हैं, उसको बचाते हैं, कहीं ना कहीं दोष से बचाने का वो काम करते हैं। उनकी सारंधा कहानी आप सबने पढ़ी होगी, सारंधा को पढ़िए। ये सारे छत्रसाल को लेकर के जो प्रेमचंद जी ने लिखी, उनकी माँ, उनकी पत्नी और माँ को लेकर के लिखी है पूरी कहानी। तो ये तमाम सब चीज़ें मैं केवल संक्षेप में ये कहना चाह रहा हूँ कि बुंदेलखंड हो चाहे भारत हो, इतिहास के जो भी कैरेक्टर्स रचनाकार लेता है, वो रचनाकार लेता है जो कहीं ना कहीं प्रेरणा देने का काम करें। और क्योंकि साहित्य का मूल काम जो होता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपकी संवेदना को जगा करके मनुष्यता की बेहतर की ओर ले जाना, जो मनुष्यता का, मानव का जीवन है, उसको और हम कैसे बेहतर कर सकें, यही एक कहीं ना कहीं कल्पना होती है। तो उन पात्रों के माध्यम से एक और जहाँ अपने खोए हुए इतिहास को, कहीं ना कहीं गुमनाम इतिहास को रचनाकार के माध्यम से पूरा करते हैं, दूसरी ओर नई पीढ़ी के लिए, अपने मनुष्यता के लिए एक संवेदना के बिंदु जगा करके आगे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए, क्योंकि मैंने पहले वचन दिया था, वचन से बंधा हुआ हूँ बहुत सारे, क्योंकि अध्यक्षीय उद्बोधन देना है, बाकी आलेख हैं, तो आलेख तो बहुत सारे हैं, इसमें दे देंगे, छप जाएंगे, पढ़ लीजिएगा। लेकिन संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो बच्चे हैं, खासतौर से विश्वविद्यालय के हैं, हम लोग भी विश्वविद्यालय पढ़ाते हैं, दुर्भाग्य ये हो रहा है कट एंड पेस्ट करके सेकेंडरी डाटा पर काम हो रहा है। भाई बुंदेलखंड में बहुत बिखरा पड़ा है,
आप प्राइमरी डाटा के लिए थोड़ा सा सागर से बाहर निकलिए, गांव की ओर जाइए, दमोह जाइए, छतरपुर जाइए और टीकमगढ़ जाइए। इतिहास के संदर्भ में काम करना चाहें तो इतिहास में मिलेगा। इतनी पांडुलिपियाँ पड़ी हैं बेटा, यहाँ की सर्वे करके प्रयागराज चली गई हिंदी साहित्य सम्मेलन और काशी नागरी प्रचारणी चली गई हैं, जो वहाँ पर सड़ रही हैं, जो बुंदेलखंड का मध्यकाल क्योंकि बहुत समृद्ध रहा है, उसके लिए आप सब कहा के कहीं ना कहीं उसमें आपकी पीएचडी भी हो जाएगी और हमारे क्षेत्र का वो अनछुए पहलू हैं वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक हो जाएंगे। तो मैं एक आपसे आह्वान या निवेदन जो भी आप चाहें आपसे करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आप आएँ और अपने शोध से, अपने रचनात्मकता से, पीएचडी के बाद भी, पीएचडी तो केवल औपचारिकता है डिग्री, उसके बाद भी ध्येय बना करके आप आगे बढ़ें तो अपने कहीं ना कहीं भारत का जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है जो बिखरा हुआ है कड़ियों में, उनको सहेजने का काम करेंगे। इस इलाके का, भारत देश का भला होगा और आपका ही भला होगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे।